नमस्कार विद्यार्थियों। काइनेटिक में जो रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, उस सीरीज में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने वीडियो में आर्हेनियस के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। एक्टिवेशन थ्योरी के बारे में बात की थी और एक्टिवेशन थ्योरी को हम एनर्जी को किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा या इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम काइनेटिक्स के केमिकल काइनेटिक्स की दूसरी थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि क्रियाकारक या जो आपका रिएक्टेंट्स हैं, उनके अणु सभी संभावित वेग से सभी संभावित दिशाओं में गतिमान है, यानी इनका वेग और उनकी ऊर्जा ये अलग अलग है, सभी मॉलिक्यूल्स की एक नहीं है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि वो अणु आपस में टकराएं और टक्कर के उपरांत प्रोडक्ट में उनके कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन टकराने के बाद भी वो सारे के सारे अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। उसके लिए आवश्यक क्या है? एक न्यूनतम ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, एक बैरियर होनी चाहिए, जिसको कि हम सक्रिय ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो जिन अणुओं के पास टक्कर के उपरांत ये एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाती है या उस बैरियर को प्राप्त कर लेते हैं, वो सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं और वे ही फिर उत्पाद बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्योंकि अनस्टेबल होता है, वो अपघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित होता है। इसलिए उत्पाद बनने से पूर्व ये आवश्यक है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने से पूर्व यह आवश्यक है कि उन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक हो। इसलिए सभी टकराने वाले अणु उत्पाद बनाए ये आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग अणुओं की ऊर्जा पर निर्भर करता है, और ऊर्जा क्योंकि वेग पर से प्रभावित होती है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होने से उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और अभिक्रिया का वेग है वो भी परिवर्तित। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रताएं, यानी कितने मॉलिक्यूल्स या कितने अणु एक इकाई सेल में, या सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने क्रियाकारक के अणु मौजूद हैं। सांद्रता जितनी अधिक होगी, टकराने वाले अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ताप पर भी निर्भर करती है। पूर्व में भी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी अभिकारकों की प्रकृति पर। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ कई सारे फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो अभिकारकों की प्रकृति, कुछ क्रियाकारक सामान्य प्रकृति के होते हैं जो कि आसानी से उत्पाद बना लेते हैं, कुछ की प्रकृति जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसी स्थिति में उनका वेग कम होता है और प्रोडक्ट भी कम बनता है। तो जो हमारे पास टक्करों का सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई भी उत्पाद बनने से पूर्व अभिकारकों को टकराना या उनके आपस में कोलिजन जरूरी है। लेकिन सारे कोलिजन्स उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं ये भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है उपयुक्त दिशा।
अर्थात जब दो अणु आपस में एक निश्चित दिशा से या ओरिएंटेशन से टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये दो अणु अगर इस तरीके से आपस में टकराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन वही दो अणु यदि इस तरीके से आपस में टकराते हैं तो यहाँ से ये AB और AB बनकर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो पहली प्राथमिकता है कि टक्कर हो, और दूसरा टक्कर के साथ साथ उनकी उपयुक्त दिशा भी हो। तो यदि ये दोनों चीजें मेल खा जाती हैं तब ऐसी स्थिति में अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, सक्रिय संकुल बनाएंगे और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि दिशा उपयुक्त नहीं है तो टकराने के बाद भी उत्पाद नहीं बनेगा। यदि कोई द्विआण्विक अभिक्रिया है, यानी दो अणु हैं, दोनों ही अणु यदि एक ही गैस के हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अभिक्रिया के वेग को इस तरीके से लिख सकते हैं K×n²। n यहाँ पर है प्रति घन सेंटीमीटर स्क्वायर में अणुओं की संख्या और K वेग स्थिरांक है। और टक्कर के सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या और प्रभावी टक्करों का अंश, यानी सारी की सारी टक्करें प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं होंगी तो उसमें से कितनी परसेंटेज टक्करें ऐसी हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो प्रभावी टक्करों का अंश क्या है, इन पर निर्भर करता है। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू z/a/b, यानी ये एक तरीके से टक्करों से संबंधित है, कांस्टेंट है, इंटू e⁻⁻e/RT। यदि हम दोनों इक्वेशंस को बराबर करें तो kn² बराबर z/e⁻⁻e/RT लिखा जाएगा, या k बराबर z/n²। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। आणविक सिद्धांत के अनुसार ये जो z है इसकी कैलकुलेशन की गई। यदि दो समान अणु हैं तो उनके लिए z की कैलकुलेशन की गई और ये एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन निकाली गई जहां पर सिग्मा आणविक व्यास है और m अणु भार। तो इस z की वैल्यू को हम यहाँ पर यदि सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है k बराबर 4 सिग्मा स्क्वायर पाई RT/m 1/2 इंटू e⁻⁻e/RT। ये फैक्टर वही है जो कि आर्हेनियस की समीकरण में भी है। यहाँ पर ये एक फैक्टर है निकल कर आया है जो कि आर्हेनियस ने अपने इक्वेशन में a लिखा। तो ये फैक्टर जिसको कि हम z लिख सकते हैं, तो ये z यहाँ से यानी इस थ्योरी से जो आया और a जो कि आर्हेनियस थ्योरी ने दिया था, वो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं या बराबर है, इक्विवेलेंट है। दोनों का तरीका लिखने का अलग अलग है। तो ये जो z है इसको यहाँ पर हम कोलिजन नंबर या टक्कर की संख्या कहते हैं। इस रिलेशन के द्वारा जो k निकाला गया वो काफी हद तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड या जो प्रायोगिक मान निकाले गए उनसे काफी हद तक समानता रखता था। इसलिए इस सिद्धांत को इसकी पुष्टि की गई या इसको एक्सेप्ट किया गया। ये सिद्धांत सही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। यदि अणु अधिक जटिल नहीं है, सामान्य है, सरल है, तो ऐसी स्थिति में तो ये टक्करों का सिद्धांत सही कैलकुलेशन देता है। परंतु जटिल अभिक्रियाएं यदि हैं
तो ऐसी स्थिति में दोनों में असमानता आ जाती है। टकरों के सिद्धांत से पाए गए मान और प्रयोग द्वारा पाए गए मानों में भिन्नता आ जाती है। इसका कारण है कि जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उन जटिल अणुओं में कुछ अलग तरीके की ऊर्जाएं और होती है। यदि सिंपल अणु है, साधारण अणु है, तब तो उसमें स्थानांतरण की ऊर्जा ही होगी। लेकिन यदि जटिल अणु है तो वहां पर स्थानांतरण के साथ साथ कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा, ये दो तरीके की ऊर्जाएं उसमें और मिलेगी। तो उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक फैक्टर फिर P, जिसे हम हिस्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहेंगे, इसको हम और इंक्लूड करेंगे। और तब जो K का मान टकरों के सिद्धांत से हमको प्राप्त होगा वो काफी हद तक प्रायोगिक मानों से समानता रखेगा। इस तरीके से दो सिद्धांत देगा, आर्रहीनियस का सिद्धांत और एक टक्कर का सिद्धांत हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत